नमस्कार साथियों, अभिनव करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और अपने बात कर रहे थे इंडिया की ज्योग्राफी, और इंडिया की ज्योग्राफी में अपने सामान्य परिचय पढ़ते हुए संरचना के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, और उसके बाद में अपने जो संरचना के बारे में पढ़ करके और आज अपने उस मुकाम पर पहुंचे हैं कि अपने भारत जो ज्योग्राफी है उसकी स्थलाकृतिक प्रदेशों के बारे में अपने अध्ययन करेंगे। और स्थलाकृतिक प्रदेश जो अब तक जितनी पढ़ी है सामान्य परिचय में से काफ़ी पर्सन बन सकते हैं, और बाकी इसमें संरचना में से कुछ 1% बन सकते हैं। जैसे अपने आर्कियन चट्टानें हैं, उनके बारे में पूछा जा सकता है कहाँ कहाँ पर कौन सी चट्टानें हैं, और आद्य पुराण की कौन सी चट्टानें हैं, इनके बारे में नवीनतम सेल जो है वो कहाँ पर पाई जाती है, इनके बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं और प्रश्न बनते भी है, काफ़ी एग्जाम में आए हुए हैं। और ये जो कोर्स डिजाइन किया गया है, इस कोर्स में अपने RS की फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और रीट और CET इन एग्जाम को देखते हुए यानी अच्छे तरीके से फुल इसमें लेंथ दिया गया है, और किसी प्रकार की कोई ऊपर सुपर काम नहीं किया गया है इसमें। और NCERT और फिर प्लस में RBSE जो इससे पहले वाली चलती थी, और साथ में महेश वर्णमाल, इस जो बुक्स है इनको इंक्लूड किया गया, और प्लस मेरे नोट्स है इसके साथ में। और साथ ही साथ इनको डिजाइन करने से पहले अपने सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करके और एक एक चीज़ के बारे में डिस्कशन करके और उसके बाद में मेंटेन किया गया इसको, और अच्छे तरीके से इसको लर्न कर लेना। और इसके साथ ही PDF अगर आपको ज़रूरत पड़े तो PDF पहली बात ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि इसमें देखने के बाद में आपको PDF की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि भूगोल का चैप्टर ऐसा होता है कि जिसमें अगर विद्यार्थी कोई करता है ना तो उसमें साथ साथ में अपने रजिस्टर है वो मेंटेन करता है, और अपना रजिस्टर मेंटेन कर सकते हो आप। और जैसे जैसे अपने शुरुआत से लेकर के और एंड तक जाएंगे तो उसमें सारे लगभग जियोग्राफी के जो चैप्टर है उन सभी बिंदुओं को टच करते हुए अपने उनको सारे सभी को पढ़ते हुए क्लियर करते हुए अपने चलेंगे। और ये RS का सिलेबस जितना भी दे रखा है और वो भी आएगा, और CET में सारे टॉपिक है वो क्लियर होंगे। और बाकी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में सारा जो है मेंटेन, एक आधे टॉपिक आगे पीछे हो सकता है, वो इसमें नहीं होता है कई बार, और बाकी लगभग ये सारे हम ये सारा इस चैनल के माध्यम से पूरे ज्योग्राफी करवाएंगे। और उसके साथ ही जिसको यानी छोड़ना हो वो स्किप कर सकता है एक आधे यानी टॉपिक को, और बाकी लगभग पूरा संपूर्ण इसमें ज्योग्राफी भारत का इसमें कंप्लीट करवाया जाएगा। और राजस्थान की ज्योग्राफी चल रही है बराबर में, और साथ ही साथ अपने जो राजस्थान का जो पोर्शन है अपने हिस्ट्री और कल्चर का वो भी साथ में चलेगा, और इसी के साथ में अपने जो पॉलिटी है वो भी चल रही है, और साथ में कंप्यूटर का, मैथ का, और सारे जितने भी ये कोर्स है लगभग क्या है कि इसमें इस चैनल के माध्यम से करवाए जा रहे हैं। तो आपको जहाँ भी जैसे भी जिसको ज़रूरत है जिसके हिसाब से उसको अपने इंक्लूड करेंगे, इसके साथ में मिक्स कर देंगे। तो चलते हैं इसमें साथ में स्थलाकृतिक प्रदेशों को पढ़ेंगे अपने आज। अपने इससे पहले अपने क्या कर लिया था, इससे पहले अपने सिंधु घाटी ब्रह्मपुत्र मैदान है इसके बारे में अध्ययन कर लिया था, और इससे पहले अपने किसके बारे में हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय जो पर्वतमालाएं उनके बारे में अध्ययन कर चुके थे। और इससे पहले अपने किसके बारे में अपने अध्ययन कर चुके थे, यानी प्रायद्वीपीय खंड और हिमालय और मैदान, इन सभी के बारे में बेसिक पढ़ चुके थे। अब इसको क्या करेंगे, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। और पूरा डिटेल से कैसे पढ़ेंगे, मोटे तौर पर भारत को निम्नलिखित भू आकृति खंडों में बांटा जा सकता है। मोटे तौर पर भारत को भू आकृति खंडों में बांटा जा सकता है। इन कौन कौन से भू आकृति खंडों में बांटा जा सकता है, इसमें जैसे उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला, उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला है, एक तो ये हो गया। और दूसरी बात इसमें ये होगी कि उत्तरी भारत का मैदान, दूसरा और तीसरा टॉपिक ये हो गया इसमें प्रायद्वीपीय पठार, और तीसरा और चौथा टॉपिक ये हो गया इसमें मरुस्थल के बारे में अध्ययन करेंगे। और पांचवा टॉपिक इसमें हो गया कि तटीय मैदान के बारे में अध्ययन करेंगे, और तटीय मैदान और प्लस में इसमें जो घाट है वो दोनों घाट, इन घाटों के बारे में भी बात अपने करेंगे। तो मुख्यतः घाट ही है, इसमें पहाड़ियों का जो चैप्टर आता है वो घाट के माध्यम से आता है। मैदान तो इसके बिल्कुल तटीय मैदान के आसपास यानी तट के आसपास ये मैदान है, उनके बारे में अपने थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। और साथ में द्वीपीय समूह है, लास्ट में अपने द्वीपीय समूह को बात करते हुए इस पूरे यानी अपने जो टॉपिक है पूरा जो भू आकृतिक प्रदेश है इसको अपने कंप्लीट करेंगे। और इसके अंदर लगभग सारे प्रश्न आ जाएंगे आपके, और जो कोई प्रश्न ऐसे छूटेगा नहीं, और बाकी कोई छूटने वाला है इसमें अगर इसमें टॉपिक में नहीं आता है तो प्रश्नोत्तर के माध्यम से अपने उसको पूरा कर देंगे। तो चलते हैं अपने पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला। उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला के बारे में अपने बात करेंगे। तो ये आता है अपने पास हिमालय, सबसे पहले आता है हिमालय। तो हिमालय की बात करें तो हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में सबसे पहले अपने जहन में प्रश्न उठता है। तो हिमालय की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो हिमालय की उत्पत्ति के बारे में अगर बात करें तो सबसे यानी जो सबसे सर्वाधिक यानी जो एक्सेप्टेबल जो सिद्धांत है वो है भूसन्नतियों का सिद्धांत, या भूसन्नति से
हिमालय की उत्पत्ति मानी जाती है। हिमालय की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? भूसनत्ती से मानी जाती है। 1 मिनट होल्ड रखना जी। हाँ जी, तो हिमालय की उत्पत्ति यानी हिमालय की उत्पत्ति भूसनत्तियों से मानी जाती है। नवीन मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति यानी भूसनती का सिद्धांत यह कहता है कि नवीन मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति जो हुई थी ना, वो भूसनती से हुई थी। अब ये भूसनती क्या चीज है, इसके बारे में बात करें तो ये कहते हैं कि भूसनती जो है ना, ये पूरे विश्व की जो नवीन मोड़दार पर्वत है उनकी उत्पत्ति के बारे में ये कंसेप्ट है भूसनती, ठीक है। और इसमें अपने नवीन मोड़दार पर्वत की बात करें तो यही बात हिमालय पर भी लागू होती है। यही बात क्या होती है, हिमालय पर भी लागू होती है, क्योंकि ये भूसनती से यानी नवीन मोड़दार पर्वत है और नवीन मोड़दार पर्वतों को माना गया कि भूसनतियों से, तो ये हिमालय भी इसके अंतर्गत ही आएगा। तो ऐसे में विद्वानों ने कहा था कि लंबे और संकड़े छिछले यानी लंबे संकड़े छिछले और कमजोर तली वाले सागरीय भागों, सागरीय भाग है, कौन सा भाग है ये, सागरीय भाग है। सागरीय भाग को अपने किस नाम से जाना गया, भूसनती के नाम से जाना गया। तो ये यानी लंबे संकड़े छिछले और कमजोर तली वाला भाग है, और वो भी कौन सा, सागरीय भाग है। इसमें इसको क्या माना गया, भूसनती माना गया। और ऐसे में यानी जैसे यानी करोड़ों वर्षों पूर्व विश्व के सभी महाद्वीप एक बड़े स्थल खंड के रूप में थे। इतनी बात यानी ये भूसनती कैसे हुई, अब भूसनती के बारे में अपने बात करेंगे, भूसनती बनी कैसे। तो करोड़ों साल पहले अगर बात करें तो ये सब यानी सभी महाद्वीप एक बड़े स्थल खंड के रूप में थे, जिसे अपने किस नाम से जाना गया, पेंजिया के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया, पेंजिया के नाम से जाना गया। तो पेंजिया के नाम से जाना गया तो इसका नाम पेंजिया दिया गया। और उसके बाद में उत्तरी भाग जो है ना, इसका उत्तरी भाग इसको लोरेशिया कहा गया। किस नाम से जाना गया उसको, लोरेशिया। और दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना गया, गोंडवाना लैंड। किस नाम से, गोंडवाना लैंड। और उसके बाद में जो यूरेशिया वाले भाग है, यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया वाला भाग जो है ना, उसको अंगारा लैंड नाम दिया गया। इसी का अंग है ये, किसका, लोरेशिया का भाग है। और जो यूरोप और एशिया का भाग है ना, उसको किस नाम से जाना गया, अंगारा लैंड भाग दिया गया या नाम दिया गया। तो अब बताइए, अंगारा लैंड और ये गोंडवाना लैंड आपस में दोनों के बीच में आमने सामने हो गए कि नहीं हो गए, बिल्कुल हो गए जी। और यहाँ जहाँ यानी आज जहाँ हिमालय है ना, वहां पर अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य एक टेथी सागर हुआ करता था। टेथी सागर का मतलब दोनों स्थल खंडों के बीच में यानी सागरीय भूमि थी, सागर था, दोनों के मध्य में सागर था। और सागर जो है ना, ये क्या था, जैसे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में क्या था, सागर था, खारे पानी का सागर था। और खारा पानी जो है ना, ये नदियों के माध्यम से, इधर से नदियों के माध्यम से यानी गोंडवाना लैंड से और अंगारा लैंड से इधर नदियों के माध्यम से यानी जो पानी आया, और पानी आने के बाद में उनके साथ में अवसाद वगैरह सब कुछ यानी जितने भी अवसाद कण जितने आए वो सारे के सारे यानी इस अंगारा या टेथी सागर में जमते गए। और टेथी सागर में जमते गए और ये क्या हो गई, यानी ये इकट्ठे होते गए। और इनकी मोटाई यानी टेथी सागर की मोटाई इतनी लगभग क्या हजारों सालों के बाद में 1000 मीटर या 2000 मीटर के आसपास है इसकी मोटाई बन गई थी। और मोटाई बनने के बाद में इसमें क्या था, इसमें जल नहीं था, अब क्या था, इसमें अवसाद वगैरह जमा होते गए, ये सारे के सारे जमा होते गए, ये गड्ढा था एक तरीके से भरता गया। और इसके बाद में इसमें दोनों ओर से क्या बह करके आने वाली नदियां के द्वारा तलछट जमा होती गई या अवसाद जमा होते गए। और यद्यपि भूसनती छिछली होती है, भूसनती क्या होती है, छिछली होती है, किंतु निक्षिप्त तलछट के यानी दबाव से यानी इसकी तली धंसती गई। यानी वैसे तो भूसनती क्या होती जाती है, छिछली होती जाती है, वैसे ऊपर से जमती जाती है, वैसे ऊपर यानी ऊंचाई इसकी बढ़ती जाएगी। परंतु ज्यादा दबाव होने की वजह से ये ऊपर वाला जितना अवसाद तलछट जाते गए, वैसे वैसे ये नीचे बैठती गई, और वैसे वैसे ये क्या होता गया, इसकी मोटाई है वो बढ़ती गई। और आज तक भी इसकी मोटाई यानी बढ़ती जा रही है, और ये तली धंसती रही और तलछट जमा होती रही। और इसी प्रकार टेथी सागर में हजारों फीट की गहराई तक तलछट जमा होती गई। तत्पश्चात विभिन्न कारणों से यानी इस तलछट पर दबाव पड़ने से, इस तलछट पर दबाव पड़ने से वलन उत्पन्न होता है, मोड़ पड़ जाते हैं इसमें। वलन का मतलब है मोड़ पड़ना, ऐसे यानी ऐसे मोड़ पड़ जाना, ऐसे तो मोड़ पड़ जाना ये वलन कहलाता है। यानी वलन यानी फोल्ड करना, या इसको मोड़ पड़ना या वलन पड़ना या मोड़ पड़ना, ऐसी कारणों के थे। किस वजह से हुआ था ये तलछट पर दबाव, किस पर, यानी तलछट पर दबाव पड़ने से
अब दोनों तरफ से तल छट पर दबाव पड़ गया, दबाव पड़ने के बाद में ये ऊपर नीचे ऐसे हो गई और ये वलन पड़ गया, मोड़ पड़ गया, और जिसके परिणाम स्वरूप ये किसकी मानी जाती है, हिमालय की उत्पत्ति मानी जाती है। जैसे मान लो कि दो प्लेटें हैं, दो प्लेटें आपस में टकराएगी और पास में आएगी, और पास में आएगी तो ये बीच में क्या था, तैतीस सागर था, और ये यानी तल छट था। यहाँ पर दोनों पास में आएगी तो इनके बीच में जो मध्य अवसाद या तल छट ये जमा थी, ये दोनों आपस में बाहर निकलने की कोशिश करेगी, और जब बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो ये मोड़दार पर्वतों के रूप में नजर आएगी, ये अपना आकार ले लेगी, और ऐसे में मोड़दार पर्वत है, या फिर ये वलन या फोल्डेड माउंटेन के अंतर्गत ये माना जाएगा, और हिमालय की उत्पत्ति हुई मानी जाती है। कोबर का बेस्ट सिद्धांत, यानी कोबर का मानना है, कोबर यानी सबसे ज्यादा जियोग्राफी में कोबर का जो सिद्धांत है उसको बेस्ट माना जाता है। और जैसे मान लो कि कोबर ने कहा था, उनका मानना है कि भूसनती में निक्षिप्त तल छट पर दोनों ओर से दबाव पड़ने से कारण यानी मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति हुई है। ये भी मानते हैं, क्या मानते हैं कि ये भूसनती से हुआ है। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है, भूसनती से हुई है। भूसनती के बारे में जान लो आप, कमजोर तली, छल तिल, अपने छिछली, तलछट, ये सारे इकट्ठे होकर के, और उसके बाद में ये आप इकट्ठे होते ना, ऐसे क्षेत्र को अपने क्या बोलेंगे, ऐसे क्षेत्र मोटाई के रूप में बढ़ता जाएगा, और ऐसे क्षेत्र को अपने क्या बोलेंगे, भूसनती बोलेंगे। दो पार्ट या बड़े पार्ट या दो जो अपने प्लेटें हैं आपस में नजदीक आएगी, और बीच में जो ये अवसाद था या तलछट थी ये बाहर निकलेगी, तो ये फोल्डेड माउंटेन के रूप में ये हिमालय की उत्पत्ति के रूप में सामने आएगी। कोबर साहब ये कहते हैं कि दबाव डालने वाले दोनों ओर से इन प्रदेशों को क्या कहा गया, अगर प्रदेश का नाम दिया गया। किस नाम से जाना गया इसको, फोरलैंड के नाम से जाना गया इनको, अगर प्रदेश, फोरलैंड। और अगर प्रदेशों के दबाव के कारण ही इनके तटीय क्षेत्रों में क्या हुआ था, वलन पड़ने लगे थे। यानी अगर क्षेत्रों के दबाव के कारण इनके तटीय क्षेत्रों में क्या पड़ने लगे थे, वलन पड़ने लगे थे, तथा मध्यवर्ती भाग साधारण रूप से क्या रहा था, स्थिर रहा था, और वलन प्रक्रिया से क्या था, अछूता था, बिल्कुल क्या रहा था, स्थिर रहा था। और समतल उच्च भूमि के कारण, यानी ये क्या था, मध्य भाग समतल उच्च भूमि के कारण यह रूप में रह जाता है, और जिसे क्या कहते हैं, कोबर मध्य पिंड कहते हैं। क्या नाम देते हैं, कोबर कहते हैं कि मध्य पिंड है ये। तो कोबर के द्वारा यह कहा जाता है कि दोनों अगर प्रदेश यानी फोरलैंड आपस में टकराते हैं, बीच में ये वलन पड़ता है, इसके भूसन्नति की वजह से नवीन मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। उनकी मध्य भूमि यानी समतल उच्च भूमि है वो मध्य भी रह जाती है, उसको अपने जो किसी भी प्रकार से कोई किसी प्रकार से हलचल नहीं होती है, ऐसे यानी क्षेत्र को उन्होंने क्या नाम दिया, मध्य पिंड नाम दिया, यानी मीडियन मास कहा गया। तो इतनी बात आप कोबर के द्वारा कही गई बात है, उसको भी आप याद रखोगे। यानी बेसिक है, प्रश्न आए चाहे ना आए, अपने को बेसिक यानी जब अपने को पूरा पढ़ेंगे तो उससे पहले अपने को ये कोबर के सिद्धांत, वैगनर के सिद्धांत, थोड़े से उनके बारे में 2 मिनट की चर्चा बहुत जरूरी है, क्योंकि इनसे अपने कंसेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। और उनके अनुसार हिमालय के संदर्भ में, कोबर के अनुसार हिमालय के संदर्भ में अंगारा लैंड यानी अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड दोनों ही अग्र प्रदेश है, तथा तिब्बत का यानी पठार एक मध्य पिंड है। बिल्कुल सही बात है। यानी पठार एक मध्य पिंड है, तो तिब्बत का पठार है उसको मध्य पिंड माना गया। इधर से ये जो अपने दक्षिणी भारत है, दक्षिणी भारत और उत्तरी भारत, जैसे मान लो हिमालय के उत्तर वाला क्षेत्र है, ठीक है, यूरेशिया वाला, तो एशिया का जो पार्ट है, दक्षिणी एशिया, जो एशिया का पार्ट था वो अंगारा लैंड का दक्षिणी हिस्सा, और इधर से ये क्या है, अंगारा गोंडवाना लैंड, दोनों आपस में टकराते हैं। तो इनके अगर प्रदेश यानी अब क्या आते हैं, मोड़दार पर्वतों के निर्माण के लिए दोनों ओर से महाद्वीपीय स्खलन होता है, दिल्ली कहते हैं, दिल्ली ये कहते हैं, ये दोनों यानी मध्य पिंड, और मध्य पिंड जो तिब्बत वाला है ना वो मध्य पिंड के रूप में सामने आता है। उसके बाद में दिल्ली ने मोड़दार पर्वतों के निर्माण के लिए महाद्वीपीय स्खलन का सिद्धांत दिया था, कॉन्टिनेंटल स्लाइडिंग का, और ये उत्तरदायी माना था दिल्ली ने। होम्स ने भी कुछ सिद्धांत दिया था। होम्स ने कहा था कि दोनों अग्र प्रदेश यानी 2 अग्र प्रदेश के बीच भूसन्नति बनने और उसके निरंतर गहरा होने तथा उसमें जमा हुई तलछट पर दोनों ओर से महाद्वीपीय दबाव पड़े थे। दोनों ओर से महाद्वीपीय दबाव पड़ने से हिमालय की उत्पत्ति हुई है, जिसे यानी दबाव पड़ने के लिए पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होने वाली संवहनिक तरंगें उत्पन्न होती है। जब दोनों ओर से दबाव पड़ेगा तो पृथ्वी के अंदर क्या होगी, संवहनिक तरंगें उत्पन्न होगी, वो ऊपर की ओर आएगी, और ऊपर की ओर आएगी तो वो अपना दबाव जो है ऊपर की ओर बाहर निकालेगी। इसको उत्तरदायी माना है, कन्वेंशनल करंट माना है उन्होंने। ये माना यह कि संवहनिक तरंगों या कन्वेंशनल करंट है ना, उनको उत्तरदायी माना है। दिल्ली ने महाद्वीपीय स्खलन को उत्तरदायी माना है। कोबर ने अग्र प्रदेश और अंगारा लैंड दोनों के बीच में जो भूसन्नतीय सिद्धांत उसको माना है।
तो ये सिद्धांत इनके बारे में थोड़ा सा ये अपने को पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं अभी वेगनर क्या कहते हैं। वेगनर का ये सिद्धांत है कि वेगनर का ये कहते हैं कि दक्षिण भारत में था, ये दक्षिण भारत में नहीं, ये भूमध्य रेखा के दक्षिण में था। जो ये प्रायद्वीपीय भारत है ये भूमध्य रेखा के दक्षिण में प्रवाहित था और बाद में ये टूट करके कुछ हिस्से इसके टूट करके एक ऑस्ट्रेलिया बन गया और एक इसके साथ में अंगारा यानी अंगारा लैंड के साथ में जाकर के चिपक गया। कि मान्यता है कि उनकी गोंडवाना लैंड जो था इसका कुछ भाग टेथी सागर की ओर प्रवाहित हुआ तथा अंगारा लैंड स्थिर रहा। अंगारा लैंड क्या था? स्थिर रहा। और चित्र में जैसे अपने पहले पढ़ चुके हैं, जैसे मान लो कि ये जो प्रायद्वीप है ये चलते चलते ऐसे यानी इस 0 डिग्री को पार कर जाता है, 0 डिग्री अक्षांश को यानी भूमध्य रेखा को पार कर जाता है। ये पहले यहाँ था और अब ये यहाँ पर स्थित है। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई और भूगर्भ शास्त्री और पॉवेल जो कनेघन ये जो ऑस्ट्रेलियाई जो भूगोलवेत्ता है उन्होंने बताया कि टेथी सागर की ओर से खिसकने भारतीय उपमहाद्वीप तथा तिब्बतीय भूखंड के प्रतिरोध के फलस्वरूप हिमालय की उत्पत्ति हुई है। तो ये भी अपना सिद्धांत देते हैं। वेगनर भी अपना कहते हैं, कोबर भी कहते हैं और जो स्क्लन वाला जो सिद्धांत है महाद्वीपीय स्क्लन वाला डेली कहते हैं और होम्स भी अपने कहते हैं कि सममानिक तरंगों के कारण हिमालय की उत्पत्ति हुई है। चलते हैं, इतनी बातें अपने भूगोलवेत्ताओं के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लिया और इनकी बातों को मानते हुए आगे अपने पूरे प्रदेश के बारे में और इनको किस तरीके से बांटा गया है और क्या क्या नाम दिए गए हैं उनके बारे में अपने बात आगे करते हैं। हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण किया, ठीक है। अब हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण पढ़ेंगे। हिमालय कई पर्वत श्रेणियों से मिलकर के बना है, कई पर्वत श्रेणियों से मिलकर के बना है। हिमालय कई पर्वत श्रेणियों से मिलकर के बना है। ऐसे में 1 मिनट थोड़ा सा भी, हाँ जी, हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण करें तो हिमालय कई पर्वत श्रेणियों से मिलकर के बना है और इसे भौगोलिक दृष्टि से 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। इनको 3 मुख्य में, पहले में कौन सा है? महा हिमालय। कौन सा हिमालय? महा हिमालय। दूसरे में कौन सा है? लघु हिमालय। तीसरे में कौन सा है? उप हिमालय। ये देखो 3 मुख्य भाग में बांट दिया गया। महा हिमालय इसको क्या बांट दिया गया? ट्रांस हिमालय के रूप में बांट दिया। एक तो ट्रांस हिमालय और दूसरा इसमें वृद्ध हिमालय के रूप में। ये महान हिमालय का भाग है, ये महान हिमालय का भाग है, महा हिमालय का भाग है। जो ट्रांस हिमालय और वृद्ध हिमालय ये भी इसी का भाग है। इसके बाद मध्य हिमालय आता है, लघु हिमालय आता है, ये अलग है इसका, और एक उप हिमालय आता है लास्ट वाला, बाह्य हिमालय, शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है, ये लास्ट वाला है इसमें। तो हिमालय का पार्ट 3 भागों में अपने पढ़ेंगे और पहला पार्ट ये भी पढ़ेंगे अपने। इसके बारे में अगर बात करें तो ये हिमालय महान हिमालय का ही भाग है, परंतु महान हिमालय पूर्णतः यहां से माना जाता है वृद्ध हिमालय से। कहां से माना जाता है? वृद्ध हिमालय से माना जाता है। इसको इसका नाम यानी महान हिमालय के नाम से भी जानते हैं, इसको महा हिमालय के नाम से भी जानते हैं, आंतरिक हिमालय के नाम से भी जानते हैं, केंद्रीय अक्षीय हिमालय के नाम से भी जानते हैं। परंतु ये भी हिमालय ही तो है, ये ट्रांस हिमालय ये भी हिमालय तो है। अब ये बड़े हिमालय में अगर काउंट कर देंगे इसको साथ में, यानी महान हिमालय में काउंट करेंगे तो हिमालय तो है ये ट्रांस हिमालय और ये वृद्ध हिमालय। ऐसे में यानी महान हिमालय और वृद्ध हिमालय और ट्रांस हिमालय चलते हैं आगे। फिर यानी आगे हिमालय यानी आंतरिक हिमालय के नाम से भी जानते हैं इसको, वृद्ध हिमालय को अगर आंतरिक हिमालय के नाम से भी, इसको यानी केंद्रीय अक्षीय के नाम यानी केंद्रीय अक्षीय श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। ये सेंट्रल है, केंद्रीय अक्षीय श्रेणी है, इसको नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है। और साथ ही साथ लघु श्रेणी है ना, लघु हिमालय वाली है, इसको मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इसको जैसे इसको जाना गया आंतरिक हिमालय के नाम से, इसको ऊपर वाले को, और शिवालिक हिमालय इसको भारी या बाह्य हिमालय के नाम से जानेंगे। और इसके बाद में हिमाचल हिमालय, ये देखो हिमाचल हिमालय किसको? लघु हिमालय को। और एक उप हिमालय इसको यानी उप हिमालय, बाह्य हिमालय और शिवालिक हिमालय किस नाम से जानेंगे? शिवालिक हिमालय से के नाम से भी जानेंगे। तो ये अपने मोटा मोटी इसमें बात कर चुके हैं। कौन से? जैसे मान लो कि अपने बात है, ये बात अपने हुई है महान हिमालय की। किसकी बात हुई है? महान हिमालय की। उसके बाद में ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय महान हिमालय का ही मतलब भाग माना जाता है। और अगर ये माना जाए तो ये मूलतः कई किताबों में अपने कैसे दिया हुआ है, वृद्ध हिमालय से महान हिमालय काउंट करते हैं, या फिर महान हिमालय वृद्ध हिमालय को कहते हैं। तो वृद्ध हिमालय सर्वोच्च श्रेणियां यहाँ पर इसी वृद्ध हिमालय में मिलती है। इसको आंतरिक हिमालय के नाम से भी और इसको केंद्रीय अक्षीय हिमालय के नाम से भी जानते हैं। और फिर बात आती है लघु हिमालय की। फिर लघु हिमालय में मध्य, इसको मध्य में है इसलिए मध्य हिमालय के नाम से भी, और इसको हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं।
फिर लास्ट वाला आता है इसमें यानी उप हिमालय। उप हिमालय को बाह्य हिमालय के नाम से भी और शिवालिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं आगे। आगे अपने बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। देखो ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हिमालय के उत्तर में जम्मू कश्मीर राज्य का क्षेत्र आता है। जम्मू कश्मीर राज्य का जो क्षेत्र, ये 3 पर्वत श्रेणी आती है। कौन कौन सी? ये आती है काराकोरम श्रेणी, और आती है लद्दाख श्रेणी, और आती है जास्कर श्रेणी। ये तीनों भारत की श्रेणियां हैं, ये तीनों भारत के पर्वत है। ये भारत श्रेणी जो पर्वत श्रेणियां हैं तीनों भारत की, काराकोरम है और लद्दाख है और ये जास्कर है। और चौथी इसमें आएगी जी ना, चौथी, यानी 4 श्रेणियां आती है वैसे तो, और वैसे भारत में ये 3 आती है। भारत में ये 3, भारत की 3 आएगी। और चौथी श्रेणी कौन सी है? तिब्बत वाली है। कौन सी है? तिब्बत वाली है, कैलाश श्रेणी है। तो ये चारों श्रेणी जो है ये किस में काउंट होती है? ट्रांस हिमालय में काउंट होती है। और चौथी अपने देश में है नहीं, और तिब्बत में है, कैलाश श्रेणी। और अगर पहली श्रेणी की बात करें तो काराकोरम, दूसरी की बात करें लद्दाख श्रेणी, उसके बाद में बात करें जास्कर श्रेणी, और फिर ट्रांस हिमालय को पार हिमालय के नाम से भी जानते हैं। किस हिमालय के नाम से जानते हैं? पार हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। पार हिमालय, ट्रांस हिमालय, इसको पार हिमालय के नाम से भी जानते हैं। काराकोरम ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तर में स्थित है पर्वत श्रेणी है, ये अपने बात कर चुके हैं। क्योंकि पहले कौन सी आएगी? पहले आएगी काराकोरम श्रेणी, उसके बाद में कौन सी आएगी? उसके बाद में लद्दाख श्रेणी, उसके बाद में कौन सी आएगी? उसके बाद में जास्कर श्रेणी। ऐसे ये श्रेणियां फैली हुई है। आगे इसके एक और फैली हुई है, यहाँ पर कैलाश श्रेणी, ये अपने तिब्बत में पड़ती है। तो काराकोरम ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तर में स्थित है पर्वत श्रेणी है। इतनी बात है, याद रखना, ठीक है। और उसके बाद में आगे चलते हैं। फिर ये देखो मानचित्र में देखो आप, तो मानचित्र के माध्यम से अपने बात करें तो इतना चित्र जो ये आपको लाइन दिखाई दे रही है ये वाली, और इसके ऊपर में ये कैलाश श्रेणी है तिब्बत में, और ये किसका भाग है? ये काराकोरम का ही भाग है। किसका भाग है? ये काराकोरम का ही भाग है। और यहाँ से लेकर के ये देखो ये इतनी जो क्षेत्र फैला हुआ, ये ऊपर वाला रीजन जो है ये सारा का सारा इस लाइन से ऊपर वाला ये ट्रांस हिमालय का भाग है। किसका भाग है? ये ट्रांस हिमालय का भाग है। और यहाँ से स्टार्ट होता है वृहद हिमालय, ये वृहद हिमालय की लाइन है। और ये देखो ये जो श्रेणियां दिखाई दे रही है आपको, ये वाली है लघु हिमालय की, और ये श्रेणियां आपको दिखाई दे रही है शिवालिक हिमालय की। कौन सी हिमालय की है? शिवालिक हिमालय की या उप हिमालय की। बीच वाला मध्य हिमालय या लघु हिमालय, इससे ऊपर वाला वृहद हिमालय या फिर अपने आंतरिक हिमालय, और इस वाले को अपने क्या बोलेंगे? बाह्य हिमालय। इस वाले को क्या बोलेंगे? आंतरिक हिमालय। इस वाले को क्या बोलेंगे? मध्य हिमालय। और सर्वाधिक सर्वोच्च चोटी कौन सी है? वृहद हिमालय में। और ये वृहद हिमालय, इसको महान हिमालय में कहीं यानी महान हिमालय भी काउंट करते हैं, परंतु यहाँ अपने अध्ययन यानी महान हिमालय को ऊपर वाले दोनों काउंट करके और ट्रांस हिमालय को इसका पार्ट ही मान लिया गया। और ट्रांस हिमालय में ऊपर देखो सबसे ऊपर काराकोरम है, काराकोरम, उसके बाद में लद्दाख श्रेणी है, उसके बाद में जास्कर श्रेणी है, ध्यान रखना भी। और काराकोरम और लद्दाख और उसके बाद में जास्कर श्रेणी, ये तीनों क्रम में, ध्यान रखना। और उसके बाद में ये आगे जाकर के ये जो श्रेणी आगे जाकर के ऐसे यानी पूर्वी भारत में यानी पूर्वोत्तर भारत है वहां पर ये मुड़ जाएगी ऐसे अपने 90 डिग्री से भी कम कोण में ये मुड़ जाएगी। और ऐसे मुड़ने के बाद में ये पटकोई है, मिसमी है और मिजो है, नागा है, इनके पहाड़ियों के नाम है। यहाँ इसी के पार्ट है, ये इसी के पार्ट है, इसी पर्वत यानी हिमालय के ही पर्वत के पार्ट है। तो ये आगे चलते हैं इसमें। और यहाँ एक देखो और ध्यान रखो, ये कुनलुन श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? कुनलुन श्रेणी है। और ये हिंदुकुश श्रेणी है। कौन सी है? हिंदुकुश। ये दोनों श्रेणी आपस में कहाँ पर आकर के मिल जाती है? पामीर की पठार यानी पामीर की गांठ पर आकर जाकर ये क्या मिल जाती है? वहां पर मिल जाती है। तो पामीर की गांठ यानी पामीर की ग्रंथि कहते हैं इसको। और यहाँ देखो ये नजर आ रही है आपको सुलेमान श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? सुलेमान श्रेणी है, पाकिस्तान में है। हिंदुकुश भी पाकिस्तान में है। और ये कुनलुन श्रेणी है, ये तिब्बत में पड़ जाती है यानी तिब्बत के रीजन में पड़ जाती है। तो ये दोनों आपस में जाकर के मिलती है कहां पर? पामीर का पठार। और पामीर का पठार दुनिया के सर्वोच्च छत मानी जाती है। पामीर का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है, इसे दुनिया की छत बोलते हैं। तो ऐसे में अपने ये हिमालय की बात कर ली और बाकी इसमें नदियों का पार्ट भी काफी है। और ये अपने आगे नदियों का जब पार्ट आएगा तब अपने बात करेंगे। और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो ये वाले पूर्वी घाट वाली जो पहाड़ियाँ हैं और ये वाली पश्चिमी घाट वाली पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ पर गिर पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ पर अपने कौन सी पहाड़ियाँ हैं? अरावली पहाड़ी है। और यहाँ पर विंध्य पर्वत की पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत की पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ पर महादेव की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर ये देखो महादेव की पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ नजर आती है अपने को कौन सा? गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया यानी गारो खासी जयंतिया, इनकी पहाड़ियाँ नजर आती है अपने को। तो इतनी पहाड़ियों के बारे में अपना थोड़ा सा इसमें दे रखा है, तो इस मानचित्र के माध्यम से अपने अध्ययन कर लिया। आगे चलते हैं इसमें। आगे बात करते हैं हिमालय का उत्थान टेथी सागर में जमा आबशादी मलबों से हुआ था। ठीक है, ये बात अपने बात यानी हिमालय का उत्थान ये पढ़ चुके हैं। टेथी सागर में जमा मलबों से हुआ था। और किंतु ट्रांस हिमालय का निर्माण ये टेथी सागर से भी पहले माना जाता है, यानी टेथी सागर के मलबों से नहीं हुआ था।
ये माना जा रहा है। क्यों माना जा गया है? क्योंकि ये मलबों से किसका निर्माण हुआ है? ये यानी वृहद हिमालय का या फिर लघु हिमालय का या फिर शिवालिक हिमालय का, ऐसा ये माना जाता है कि इनका निर्माण है ये अवसादी या टेथीस सागर के तल छट से या फिर अवसादी मलबों से निर्माण हुआ माना जाता है। और ट्रांस हिमालय का जो भाग है ना, ये माना जाता है किसका? ये यूरेशियन प्लेट का ही भाग माना जाता है। किसका? यूरेशियन प्लेट का, यानी अंगारा लैंड का ही भाग माना जाता है। ट्रांस हिमालय का निर्माण यानी हिमालय से पूर्व हो चुका था, ये अपने कंसेप्ट यानी बता रही है किताबें, और एनसीईआरटी ये बता रही है कि ट्रांस हिमालय का जो निर्माण है ना, ये हिमालय से क्या माना जाता है? पूर्व माना जाता है या हो चुका था। अर्थात ट्रांस हिमालय जो है ना, ये हिमालय से भी क्या है? प्राचीन है। इसलिए हिमालय से भी क्या है? प्राचीन है। परंतु इसको साथ में पढ़ते हैं, महान हिमालय के पार्ट मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि ट्रांस हिमालय भी एक हिमालय का रीजन है, और ये हिमालय इसमें नाम दे रखा है, इसका मतलब हिमालय के अंतर्गत ही पड़ेंगे। तो महान हिमालय में सारे आ जाते हैं, तो महान हिमालय में इसको शामिल करके और उसके बाद में इसको ट्रांस हिमालय का नाम दे दिया, और साथ में अपने इसको पढ़ते हैं। और परंतु कई किताबों में इसको अलग भी दे रखा है और हिमालय के अंतर्गत काउंट ही नहीं करते हैं। तो अपने इसको यानी अलग भी पढ़ लिया, नाम अगर दे दिया तो ऐसा नाम पूछेंगे नहीं, और परंतु फिर भी अपने क्या है? महान हिमालय की इसको ट्रांस हिमालय को अलग पढ़ लिया, लघु हिमालय को अलग पढ़ेंगे, लघु हिमालय को अपने वृहद हिमालय को अलग पढ़ेंगे, लघु हिमालय को अलग पढ़ेंगे, उसके बाद में शिवालिक हिमालय को भी अपने अलग पढ़ेंगे। तो ऐसे अलग अलग पढ़ के पार्ट 4 में पढ़ना है अपने को, तो 4 में कैसे पढ़ लो, और इसका भाग मानते कि नहीं मानते वो अलग बात है अपने को। तो इनमें से जो चोटियां पूछी जाएगी, जो कर्म पूछा जाएगा, वो अपने को याद रखना है। अधिक ऊंचाई होने के कारण किसकी? ट्रांस हिमालय की। तो यहाँ पर वर्ष भर में क्या रहता है? हिमाच्छादित रहता है, यानी वर्ष भर यहाँ पर हिमाच्छादित यानी हिम से आच्छादित रहती है। और यहाँ ट्रांस हिमालय के अंतर्गत सबसे यानी यहाँ पर इसलिए हिमाच्छादित होने की वजह से यहाँ पर वनस्पतियां नहीं पाई जाती है, वनस्पतियां यहाँ पर नहीं मिलेगी। और सबसे उत्तरी श्रेणी है ना, वो काराकोरम है, ये भी आपने पढ़ चुके हैं। सबसे उत्तरी श्रेणी काराकोरम है, और काराकोरम न केवल यानी ट्रांस हिमालय की उत्तरी है, परंतु भारत की भी सबसे यानी उत्तरी है। भारत की भी क्या है? सबसे उत्तरी है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो केटू है। बताइए, केटू है, इसका नाम गॉडविन ऑस्टिन है, यानी केटू इसकी गॉडविन ऑस्टिन इसकी सर्वोच्च यानी चोटी है। किसकी? भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी। परंतु ये पीओके के अंडर में, अभी ये किसके अंडर में है? पीओके के अंडर में, पाक अधिकृत यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पाक अधिकृत क्षेत्र में आती है ये, इसलिए गॉडविन ऑस्टिन। ये हिमालय का पार्ट नहीं मान करके ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ये हिमालय का पार्ट न मान करके काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। बताइए K2 है, किसमें स्थित है? ये अपने किसमें है? काराकोरम में है। तो काराकोरम किसको माना गया? ट्रांस हिमालय का भाग। तो ये हिमालय का भाग नहीं है। हिमालय की बात करें तो हिमालय की सर्वोच्च चोटी भारत की हिमालय रीजन में सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा। तो ये याद रखो आप। तो ये बात अपने आगे देखो, इसमें काराकोरम पर्वत श्रेणी है। काराकोरम में 4 प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं। कौन से? एक तो है सियाचिन ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है? बर्फ के बड़े बड़े भंडार हैं, और वहां से क्या है? बड़े भंडारों की वजह से वहां से पिघल करके बर्फ और नदी के माध्यम से या पानी बन करके उसका नदी के माध्यम से अपने तक पहुंचता है। जैसे सिंधु नदी है तो गंगोत्री नदी है, गंगा, यमुनोत्री नदी है, यमुना, तो ये ग्लेशियर से निकलती है। तो यहाँ पर ये इस क्षेत्र में काराकोरम में जो ग्लेशियर है ना, ये एक तो सियाचिन ग्लेशियर है। कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है, हिस्पर ग्लेशियर है, एक है यहाँ पर बियाफो ग्लेशियर है, एक यहाँ पर बाल्टोरा ग्लेशियर है। यहाँ पर क्या रहती है? यहाँ वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, और ग्लेशियर ये पिघल करके ये इनके पानी बन करके आगे निकलता है इनका। और बाकी अपने नदी की बात करें, जैसे सिंधु नदी है तो चेमा युंगडुंग जो अपने तिब्बत में पड़ता है, ये ग्लेशियर है, ये भी इसी से ग्लेशियर से निकलती है। अगर गंगा नदी की उद्गम की बात करें तो ये भी गंगोत्री ये ग्लेशियर है, वहां से स्टार्ट होती है। और वो किसका पार्ट है? वो अपने बात करेंगे अपने वृहद हिमालय का पार्ट है, ठीक है, इसका पार्ट नहीं है। और सिंधु की बात करें, सिंधु इसी काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत इसी का पार्ट है। इसी सिंधु यानी जो काराकोरम श्रेणी यानी इसके दक्षिण से बहती है, इसके दक्षिण से बहती है। और जैसे मान लो कि आगे आएगी कौन सी श्रेणी आएगी? आगे आएगी जो अपने काराकोरम, उसके बाद में लद्दाख श्रेणी आएगी। लद्दाख के दक्षिण में है और लद्दाख के उत्तर में श्योक नदी है, और ये लद्दाख बीच में आता है, दोनों नदियों के, श्योक नदी और सिंधु नदी के बीच में आता है। ऐसे में यानी सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पर ये पाया जाता है, हिस्पर ग्लेशियर है, उसके बाद में बियाफो ग्लेशियर है, उसके बाद में बाल्टोरा ग्लेशियर है। ये ध्यान रखो। काराकोरम पर्वत श्रेणी है ना, इसका विस्तार पूर्व से तिब्बत तक है, यानी इसका पूर्व में तिब्बत तक है, बिल्कुल ठीक है, तिब्बत तक है ये। और ये इसका पार्ट एक कैलाश श्रेणी के रूप में तिब्बत में फैला हुआ है। किसका? काराकोरम का ही पार्ट जो है तिब्बत में फैला हुआ है, काराकोरम का ही वो कैलाश श्रेणी के रूप में है। काराकोरम पर्वत श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख पर्वत श्रेणी है। कौन सी है? लद्दाख पर्वत श्रेणी है, ठीक बात है। ये काराकोरम उत्तर में है, उसके बाद में कौन सा आता है? लद्दाख, उसके बाद में कौन सा आता है? जास्कर आता है। तो लद्दाख पर्वत श्रेणी पर ही क्या है? राकापोशी शिखर है, राकापोशी शिखर है।
ये राकापोशी शिखर है ना, ये दुनिया का यानी सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। इतनी बात याद रखो, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, यानी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। और ये प्रश्न जो राकापोशी शिखर जो है ना, ये बताइए कहां पर है? लद्दाख श्रेणी में, ध्यान रखना, काराकोरम में नहीं है, ये लद्दाख श्रेणी में है। लद्दाख में और जास्कर में भी नहीं है और काराकोरम में भी नहीं है, ये मध्य जो है ना, मध्य में पड़ती है। कौन सी पड़ती है? जो पड़ती है लद्दाख श्रेणी, उसका जो सर्वोच्च शिखर है राकापोशी। और ये दुनिया का सर्वोच्च तीव्र ढाल वाला या तीव्र यानी ढाल वाला क्या है, ये चोटी मानी जाती है। लद्दाख पर्वत श्रेणी दो नदियों के बीच में है। कौन सी नदियों के बीच में? एक तो श्योक नदी इसके उत्तर में, लद्दाख के उत्तर में, और इसके दक्षिण में कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। और सिंधु की ही सहायक नदी है, कौन सी? श्योक नदी है। सिंधु की ही सहायक नदी है श्योक नदी, आगे जाकर के ये इसके अंदर ही मिल जाती है सिंधु नदी में श्योक नदी। तो श्योक नदी इसके उत्तर में लद्दाख के, और दक्षिण में क्या है? सिंधु नदी है। दोनों नदियों के बीच में कौन सी है? अपने लद्दाख पर्वत श्रेणी है। सिंधु नदी तिब्बत पठार के यानी चेमा डोंगडुंग यानी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है कौन सी? यानी सिंधु नदी है, और ये तिब्बत का पठार है। तिब्बत के पठार से चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती, इतनी बात याद रखो आप। आगे चलते हैं, इसमें आगे सिंधु नदी उद्गम स्थान यानी अपने उद्गम स्थान से उत्तर पश्चिम की ओर बहती हुई लद्दाख और जास्कर के बीच में, बिल्कुल लद्दाख के दक्षिण में बहेगी। तो आगे जो कौन सी आएगी पर्वत श्रेणी? आगे आएगी जास्कर, तो इनके बीच में आ गई नहीं, तो ये लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य में ये बहती हुई प्रवाहित होती है, ठीक बात। और उसके बाद में यानी जो ये वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, इसकी राजधानी लेह है, वो सिंधु नदी के दाहिने तट के ऊपर स्थित है। ये याद रखो, सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। सिंधु नदी यानी जो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है, कौन सा? लेह है। और किसकी राजधानी है? लद्दाख की राजधानी है, ठीक। और लेह जो लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है, बिल्कुल ठीक बात है। और लेह जो है सिंधु नदी के दाहिने तट पर, ठीक बात है ये भी। और उसके बाद में जास्कर यानी जो अपने ट्रांस हिमालय ना, वृहद हिमालय, जो ट्रांस हिमालय खत्म हो गया, मान लो ट्रांस हिमालय, पहले ऊपर कौन सा है? काराकोरम, उसके बाद में कौन सा है? लद्दाख, उसके बाद में कौन सा है? जास्कर, उसके बाद में ये अपना जो क्षेत्र है ये खत्म कर लेता है, और उसके बाद में वृहद हिमालय का स्टार्ट हो जाता है। और वृहद हिमालय के बीच में दोनों एक खाई बनी हुई है, एक जोन बना हुआ है, एक यानी जो सेंट्रल जो जोन बना हुआ है, उस जोन को अपने क्या नाम देंगे? इंडो सांगपो सच्चर जोन बोलेंगे इसको। इंडो सांगपो सच्चर जोन से ये क्या होते हैं? अलग होते हैं दोनों। कौन से? ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय दोनों क्या होते हैं? अलग हो रहे हैं। और आगे चलते हैं अपने, ये 3 जोन बनेंगे ऐसे, ठीक है। और तीनों जोनों के लास्ट में अपने बात करते हैं, इसमें वृहद हिमालय की बात आती है। फिर बात आती है वृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय के दक्षिण में जास्कर है, बिल्कुल सही बात है, ये भी अपने बात कर चुकी है। ट्रांस हिमालय के सबसे दक्षिण में यानी दक्षिण में कौन सा है? पहले उत्तर में कौन सा है? कौन सा? काराकोरम, उसके बाद मध्य में कौन सा है? लद्दाख, उसके बाद दक्षिण में कौन सा है? जास्कर श्रेणी, ठीक है। वृहद हिमालय के को सॉरी यहां पर दोबारा देखो, ट्रांस हिमालय का दक्षिण में है ना ये जास्कर, तो उसके बाद में ये दक्षिण में स्थित है ट्रांस हिमालय का, ये देखो ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है जास्कर, बिल्कुल सही बात है, ये लिखा हुआ है। अब ये हिमालय के यानी इसके दक्षिण में यानी जास्कर के दक्षिण में कौन सा स्टार्ट होता है? वृहद हिमालय को सर्वोच्च हिमालय कहा जाता है, इसके दक्षिण में है और वृहद हिमालय स्टार्ट होता है और इसको सर्वोच्च हिमालय कहते हैं। ग्रेटर नाम दिया गया इसका, ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं इसको, महान हिमालय भी कहते हैं इसको, हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अभी इतने इसके नाम है, वृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, ग्रेटर हिमालय और महान हिमालय और अपने हिमाद्री हिमालय। उसके बाद अपने बात करें कि वृहद हिमालय ट्रांस हिमालय से इंडो सांगपो सच्चर जोन से अलग होता है, ये भी अपने पढ़ लिया, ठीक है। अभी इंडो सांग यानी जो वृहद हिमालय ये ट्रांस हिमालय से इस नाम से अलग होता है, किस नाम से? इस जोन बना हुआ है दोनों यानी विस्तार, एक गर्त बना हुआ है, इस गर्त को यानी दोनों अलग अलग कर रही है ऐसे, तो ये इंडो सांगपो सच्चर जोन है, इसको नाम है इंडो सांगपो यानी इंडस नदी, इंडो सांगपो सच्चर जोन है इसका नाम दिया गया, ठीक है। वृहद हिमालय हिमालय के सभी श्रेणियों में सबसे ऊपरी है, बिल्कुल सही बात है। वृहद हिमालय सर्वोच्च यानी ऊंची पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर कौन सी पर्वत श्रेणी है? ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां कौन से में है? वृहद हिमालय में है, ठीक है। वृहद हिमालय का विस्तार पश्चिम में, वृहद हिमालय का विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत, बिल्कुल सही बात है, पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के पूर्व में नामचा पर्वत चोटी तक है। वृहद हिमालय का विस्तार जो है ना ये कहां से? पश्चिम में। ये कहां से स्टार्ट होता है वृहद हिमालय? देखो ऊपर अगर बात करें तो ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के जस्ट नीचे आ गई बात है किसकी? वृहद हिमालय के। वृहद हिमालय के बिल्कुल पश्चिम में, बिल्कुल पश्चिम में कौन सा है? यानी नंगा पर्वत है, कौन सा है? नंगा पर्वत। उससे लेकर के ये क्या है? नामचा बरुआ स्थान, यानी ये तिब्बत में लास्ट में पड़ता है, नामचा बरुआ असम के पास में यानी अरुणाचल प्रदेश के पास में, तो यहाँ नामचा बरुआ स्थान है या उसकी चोटी तक ये विस्तृत है,
ठीक बात, आगे चलते इसमें। यानी नामचा बरवा, नामचा बरवा पर्वत श्रेणी यानी तिब्बत के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो नामचा बरवा जो है ये किसके अंतर्गत आता है? ये तिब्बत के अंतर्गत आता है। और विश्व की 10 चोटियां लगभग, यानी 10 चोटियां वृहद हिमालय के अंतर्गत आती है। विश्व की सर्वोच्च 10 चोटियां जो इसी के अंतर्गत आती है, उसमें से 5 चोटियां ये दे रखी है। इसमें से इनके नाम ये है, एवरेस्ट नेपाल में है, ठीक है। उसके बाद में कंचनजंगा, यानी इसकी एवरेस्ट जो है नेपाल में 8,848 मीटर ऊंची है, और कहीं पर 50 भी आती है। तो ये ध्यान रखो भी, कहीं पर 50 है, कहीं पर 48 है, कोई दिक्कत नहीं है। ये माना जा रहा है कि यानी प्रत्येक साल है 1-2 इंच इसकी बढ़ाई, मतलब इसकी वृद्धि जो हो रही है। और बाकी बर्फ के हिसाब से, या फिर कई बार बर्फ जमी रह जाती है, 2-3 साल इकट्ठी पड़ी रहती है, तो इसका मतलब पिघलता नहीं है, तो यहाँ पर उसकी अपने काउंट कर लेते हैं चोटी को। ठीक है, तो ऐसे में कंचनजंगा आती है, ये अपने भारत में पूर्णतः ये क्या है? भारत में कंचनजंगा। ये विश्व की 10 चोटियों की सर्वोच्च चोटियों में से ऊंची स्थित यानी कंचनजंगा भी है। और एक केटू चोटी भी है। केटू है जो सेकंड नंबर की विश्व की सर्वोच्च चोटी है, सेकंड नंबर की। वो अपने भारत में नहीं होकर के ट्रांस हिमालय में है, परंतु ट्रांस हिमालय भारत का तो है। और ये जो केटू जो चोटी है ना, ये किसकी, ये किसका भाग है? ये पीओके का भाग है। इसलिए पूर्णतः इसको नहीं मान सकते, पीओके का भाग है। और पूर्णतः अगर माने तो ये आती है अपने कौन सी? सिक्किम वाली आती है। और ये सेकंड, यानी अपने सेकंड तो नहीं है, सेकंड वाली केटू है। और फर्स्ट वाली कौन सी है? एवरेस्ट वाली है। उसके बाद मकालू पर्वत आता है, वो कहां पर आता है? नेपाल में आता है। धौलागिरी पर्वत है, वो कहां पर आता है? कहां से आता है? जैसे मान लो कि ये है नेपाल में। अन्नपूर्णा पर्वत है, ये भी कहां पर है? नेपाल में है। इतनी बात है, आप याद रखो, ठीक है। उसके बाद अपने बात करेंगे, एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, 8,850 मीटर ऊंची बताई जा रही है, और कहीं पर 48 भी बताई जा रही है। और भारत की सर्वोच्च यानी सबसे ऊंची चोटी की बात करें, भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, ओनली भारत की सबसे ऊंची चोटी की, इतना वाक्य लिखा आ जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम, तो आप बेझिझक होकर के केटू बताइए, गॉडविन ऑस्टिन बताइए। अगर पूछ लिया जाए कि पूर्णतः भारत में, या फिर भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी, ये हिमालय की नहीं है, ध्यान रखना भी। भारत की सर्वोच्च चोटी का मतलब केटू, गॉडविन ऑस्टिन। अगर मान लें कि भारत की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो फिर कंचनजंगा आएगी। फिर कौन सी आएगी? कंचनजंगा आएगी। तो ऐसे में, किंतु यहां पर ये हिमालय पर स्थित नहीं है, हिमालय में स्थित नहीं है, ट्रांस यानी ट्रांस हिमालय का भाग है ये। और भारत की अगर मान लो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, तो कंचनजंगा है, ये ध्यान रखो आप, कंचनजंगा है। और विश्व की दूसरी चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये अपने पास केटू है। कौन सी? 8,611 मीटर ऊंची है, 8,611 मीटर ऊंची है। हिमालय की सबसे, ये दूसरे नंबर की है केटू, ठीक है, दूसरे, विश्व के दूसरे नंबर की है। और ये ट्रांस हिमालय में भारत की चोटी है, ये भारत की चोटी है, परंतु ये ट्रांस हिमालय में आती है। और हिमालय में अगर बात करें तो ये कंचनजंगा आती है। हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वत चोटी की बात करें तो बताइए कौन सी है? तो हिमालय की पर्वत चोटी है, वो तिब्बत में है। कौन सी है? नामचा बरुआ। कौन सी है? नामचा बरुआ, ठीक बात, ये तिब्बत में है। और हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी की बात करें तो नंगा पर्वत, ये भी अपने बात की थी भी, नंगा पर्वत से स्टार्ट हो रही है हिमालय, और यहां से स्टार्ट होता है ये जम्मू कश्मीर में। और कहां पर? ये जम्मू कश्मीर में। और नंगा पर्वत, ध्यान रखो। आगे चलते हैं इसमें, आगे अपने बात करते हैं पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, यानी इस दिशा की ओर प्रवाहित, यानी जो हिमालय के अंतर्गत जो चोटियां आती है वो कौन सी है? हिमालय के अंतर्गत पर्वत चोटियां आती है, वो स्थित है निम्नलिखित। कौन सी है? एक तो नामचा बरुआ है। कौन सी है? नामचा बरुआ। कौन सी? नामचा बरुआ। और उसके बाद में कंचनजंगा, उसके बाद में कंचनजंगा सिक्किम में, उसके बाद में मकालू, उसके बाद में नेपाल, उसके बाद में यानी एवरेस्ट यानी नेपाल में, और उसके बाद में फिर अपने बात करते हैं सालू या फिर नेपाल, और धौलागिरी पर्वत। और ये अपने पास है कौन सी है? सर्वोच्च चोटी है। कौन सी चोटी है ये? यानी सर्वोच्च चोटी है कौन सी? यानी हिमालय के अंतर्गत, यानी पर्वत चोटियां जो निम्नलिखित है पूर्व से पश्चिम की ओर, ये पूर्व से पश्चिम की ओर है। तो एक बार ध्यान रखना इसमें, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। और धौलागिरी नेपाल, और ये सालू चोटी नेपाल में, अन्नपूर्णा भी नेपाल में है, ठीक है भाई, इतना ध्यान रखना भी। नामचा बरुआ, तो ये अपनी बात आती है, ये यानी पर्वत चोटियों की स्थिति निम्नलिखित है। तो ये नामचा बरुआ यानी तिब्बत में है। कहां पर है ये? तिब्बत में। फिर कंचनजंगा कहां पर है? सिक्किम में। कहां पर है ये? सिक्किम में कंचनजंगा, नामचा बरुआ। उसके बाद मकालू नेपाल में आती है। कहां पर आता है? नेपाल में मकालू, ठीक है। एवरेस्ट कहां पर है? नेपाल में। उसके बाद में सालू चोटी जो वो कहां पर है? नेपाल में। और धौलागिरी है वो कहां पर है? नेपाल में। उसके बाद में अन्नपूर्णा है वो कहां पर है? नेपाल में। ये भी पढ़ के है अपने, ठीक है। तो धौलागिरी है नेपाल में, अन्नपूर्णा है, सालू है, एवरेस्ट नेपाल में, मकालू है नेपाल में, कंचनजंगा एक ही अपने इंडिया में। ये देखो सर्वोच्च चोटियों में ये इंडिया में जो चोटी है वो कौन सी है? कंचनजंगा। नामचा बरुआ वो कहां पर है? तिब्बत में है।
तिब्बत में। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं भारत के उत्तराखंड राज्य में। भारत के उत्तराखंड राज्य में महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां स्थित है। महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां उत्तराखंड के राज्य में स्थित है। तो उत्तराखंड में बात करें तो बताइए ये पढ़ क्या रहे हैं अपने, ये कौन सा क्षेत्र पढ़ रहे हैं? वृहत हिमालय पढ़ रहे हैं, ट्रांस हिमालय पढ़ चुके हैं, अब अपने वृहत हिमालय पढ़ रहे हैं। और वृहत हिमालय में यानी ट्रांस हिमालय की बात की थी हमने, भारत की सर्वोच्च चोटियां कौन कौन सी है, काराकोरम, लद्दाख और जास्करण, इनके बारे में पढ़ लिया। अब अपने बात करें तो ये भारत के उत्तराखंड राज्य में यानी प्रमुख चोटियां हैं, ये कौन सी है? एक तो कामेट है, कौन सी है? कामेट है, नंदा देवी है, त्रिशूल है और बंदरपूंछ है और ये बद्रीनाथ है। ये ध्यान रखना भी। एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में क्या बोलते हैं? चोमो लुंगमा कहते हैं, चोमो लुंगमा कहा जाता है और ये पर्वतों की रानी है। इसका अर्थ क्या है? पर्वतों की रानी है। देखो तिब्बती भाषा में क्या कहते हैं? चोमो लुंगमा, इसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। और भारत में उत्तराखंड में अगर बात करें तो राज्य में वृहत हिमालय की चोटियां कौन कौन सी है? तो वृहत हिमालय की चोटियां कामेट है, नंदा देवी है, त्रिशूल है, बंदरपूंछ है और बद्रीनाथ है। याद रखो ये, यानी कामेट कहां पर है? उत्तराखंड में, नंदा देवी उत्तराखंड में, त्रिशूल भी उत्तराखंड में, बंदरपूंछ ये भी उत्तराखंड में और बद्रीनाथ भी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में वृहत हिमालय पर 2 ग्लेशियर है। कौन कौन से है? एक गंगोत्री है, एक है यमुनोत्री। उत्तराखंड में गंगोत्री से गंगा नदी का उद्गम होता है और यमुनोत्री से यमुना नदी का उद्गम होता है। तो ये देख लो, गंगा का उद्गम और यमुना का उद्गम। हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वत श्रेणी की बात करें तो नामचा बरुआ, ये कहां पर है? तिब्बत में है, नामचा बरुआ। बिल्कुल अभी अपने पढ़ गए हैं, रिपीट होते हैं तभी याद हो जाएंगे आपके, इसमें साथ साथ में चलोगे तो याद हो जाएंगे। और ये जैसे मान लो कि वृहद लघु यानी वृहद और वृहद हिमालय और लघु हिमालय, अब किसकी बारी आती है? वृहद हिमालय के बाद में लघु हिमालय आता है। तो लघु हिमालय रहेगा, इसके बीच का क्षेत्र है, उसको अपने किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं, इसको नाम ये अलग होता है, इससे मेन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग होता है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग होता है। ये एक थ्रस्ट का मतलब एक क्षेप बोल सकते हैं इसको, या जो गर्त बोल सकते हैं। इस गर्त बना हुआ है, इससे ये क्या हो रहा है? अलग हो रहा है ये, और ये इसे बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इससे ये क्या होता है? वृहद हिमालय और लघु हिमालय क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। आगे चलते हैं, फिर आगे बात करते हैं लघु हिमालय की। किसकी बात करते हैं? लघु हिमालय की। तो लघु हिमालय की बात करें तो अब अपने वृहद हिमालय पढ़ चुके हैं, फिर अपने ट्रांस हिमालय पहले पढ़ चुके थे, उसके बाद मोटा मोटी अपने लघु हिमालय अपने को पढ़ना है और उसके बाद में शिवालिक हिमालय के बारे में अपने बात करनी है। तो चलते हैं, यह पर्वत श्रृंखला महान हिमालय यानी महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। के दक्षिण में स्थित है, बिल्कुल सही बात है, अपने महान हिमालय पढ़ गए हैं। मैंने कहा था महान हिमालय का 2 पार्ट है, एक ट्रांस हिमालय, एक वृहद हिमालय। और वृहद हिमालय को भी बाद में अपने कई किताबों में महान हिमालय के नाम से जाना गया, ट्रांस हिमालय को अलग ही कर दिया। ट्रांस हिमालय को क्या कर दिया? अलग ही कर दिया। परंतु अपन हिमालय नाम दे रखा है तो हिमालय के साथ ही पढ़ेंगे अपने, ट्रांस हिमालय को साथ ही पढ़ेंगे अपने। तो ट्रांस हिमालय को साथ पढ़ेंगे तो ट्रांस हिमालय को अलग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु इसके हिमालय के चैप्टर में ही उसका नाम लिया जाएगा। और यह पर्वत श्रृंखला यानी महान हिमालय के अंतर्गत आती है। कौन सी वाली? ये भी क्या है? लघु हिमालय। और महा हिमालय के दक्षिण के अंतर्गत आती है, दक्षिण में स्थित है ये, ठीक बात। और इसे मध्य हिमालय कहते हैं। इस लघु हिमालय को किसके नाम से जानते हैं? मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। या फिर इसको किस नाम से जानते हैं? हिमाचल हिमालय के नाम से। किसके नाम से? हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह श्रेणी महान हिमालय के दक्षिण में सबसे उसके समानांतर फैली हुई है, ठीक बात। यानी यह श्रेणी महान हिमालय, ये ऊपर अपने पढ़ के आए हैं, उसके दक्षिण में है, बिल्कुल सही बात है। और उसके समानांतर फैली हुई है, ये भी सही बात है। इसकी चौड़ाई जो है ना, ये 80 से लेकर के 100 किलोमीटर तक है। इसकी चौड़ाई जो है ना 80 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर तक है। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर। कितनी है? 300 मीटर है। और किंतु अधिकतम ऊंचाई इसकी कितनी है? 500 मीटर है। अधिकतम ऊंचाई इसकी कितनी है? 500 मीटर मानी जाती है। और इसमें कई छोटी छोटी श्रेणियां भी है, जिनमें अपने क्या बोलेंगे? इन्हें धौलाधर बोलेंगे और इनको पीर पंजाल बोलेंगे और इसका नाग टिबा है। याद रखना भी ये चीजें है ना, ये चीजें पूछते हैं प्रश्न, इन्हीं का बनता है। बताइए कि मसूरी जो है कौन से हिमालय का पार्ट है? बताइए धौलाधर जो है, जो इस स्थान पर स्थित है यानी उत्तराखंड में स्थित है मान लो, ठीक है। या पीर पंजाल जो है, और या फिर नाग टिबा है, या महाभारत है, ये बताइए कौन से यानी अपने हिमालय श्रेणी में। तो आपको बताना पड़ेगा, इसमें 3 ऑप्शन होंगे, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें धौलाधर जो है ना, ये लघु हिमालय का भाग है। किसका हिमालय का भाग है? लघु हिमालय का भाग है। और पीर पंजाल है लघु हिमालय का भाग है, नागटिबा हिमालय का भाग है, और महाभारत जो है ना, ये हिमालय का भाग है। अगर मान लो महान हिमालय की बात करें
तो महान हिमालय में जो अपने बात कर चुके थे, इनमें पहले अपने बात कर चुके थे। कौन से महान हिमालय की भाग है? कामेट, नंदा देवी, त्रिशूल, बंदरपुश और बद्रीनाथ, ये इतने इसमें महान हिमालय के भाग है। किसके भाग है? ये महान हिमालय के भाग है। फिर अपने बात करते हैं किसके बारे में? धौलाधर, पीर पंजाल, नाग टिब्बा, महाभारत, ये मसूरी जो है लघु हिमालय के भाग है। आगे बात करते हैं इसमें, यहाँ शीत ऋतु में 3-4 महीने तक बर्फ गिरती है, किंतु ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर क्या रहती है? स्वास्थ्यवर्धक हवाएं चलती रहती हैं। और ऐसे में यानी अतः इस श्रेणी के जो निचले भागों में कई पर्वतीय पर्यटक स्थान भी है। और इसमें पर्यटन जो स्थान है वो कौन सा है? एक तो शिमला है, बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं, मसूरी भी है, और नैनीताल भी है, दार्जिलिंग भी है, और रानी खेत आदि भी स्थित है ये, ठीक है। और इस श्रेणी के उच्च ढालों पर, इस श्रेणी के उच्च ढाल है, उच्च ढालों पर अपने कौन से वन पाए जाते हैं? कोणधारी वन पाए जाते हैं। और जो निम्न ढाल है वहां पर घास के मैदान या घास के क्षेत्र मिलते हैं, घास के क्षेत्र मिलते हैं। उसे जैसे मान लो कि उस क्षेत्र में, उस एरिया में, कश्मीर में उसको किस नाम से जानते हैं? मर्ग के नाम से जानते हैं। जैसे मान लो गुलमर्ग है, जैसे सोनमर्ग है, ये घास के क्षेत्र है ये, और उस क्षेत्र में घास के क्षेत्र है। कहां पर? ये बात हो रही है लघु हिमालय की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? लघु हिमालय की बात हो रही है, ठीक है ना। और यहाँ पर मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग, घास के मैदान, और उत्तरांचल में या उत्तराखंड में इसको किस नाम से जानते हैं? यानी प्यार और बुग्याल के नाम से जानते हैं, बुग्याल या फिर प्यार के नाम से जानते हैं। लघु हिमालय विवर्तनिक दृष्टि से अपेक्षाकृत अधिक संतुलित और स्थिर है, बिल्कुल ठीक है। चट्टानों की हलचल, विवर्तनिक और प्लेटों के टकराव, इनसे ये क्या है? ये अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित है। क्यों संतुलित है, सुरक्षित है या स्थिर है? क्योंकि ये बीच में आता है, इसलिए। तो इसलिए ये बीच में है लघु हिमालय। इसमें ये क्या है? विवर्तनिक दृष्टि से अपेक्षाकृत अधिक संतुलित और स्थिर है। यह नदियों के हड़पने का, जैसे नदियों को हड़पने वाला जो क्षेत्र कहा जाता है इसको, यानी कई उदाहरण मिलते हैं यहाँ पर। नदियां, कई सारी नदियां आ रही है इधर से, यानी ये वृहद हिमालय से नदियां आ रही है, और ये वृहद हिमालय से नदियां आ रही है, और ऐसे नदी ये आ रही है। तो यहाँ पर इस श्रेणी में आकर के ये क्या हो जाती है? नदियां एक हो जाती है। नदियां क्या हो जाती है? बड़ी सारी एक हो जाती है। ऐसे कई शाखाएं जो है मिलकर के एक नदी के रूप में ये शामिल हो जाती है। ऐसे में ये क्या हो रहा है? नदियों को इकट्ठा किया जा रहा है, हड़पा जा रहा है इसमें। तो नदियों को हड़पने का काम भी इसी यानी हिमालय में होता है। नदियों को हड़पने वाला क्षेत्र या हड़पने, नदियों के हड़पने या रिवर कैप्चर के कई उदाहरण यहाँ पर लघु हिमालय में देखे जा सकते हैं। तो लघु हिमालय विवर्तनिक दृष्टि से अपेक्षाकृत अधिक संतुलित स्थिर है, ये पढ़ लिया आपने, तो ठीक है। और ये नदियों के हड़पने का जो कई उदाहरण यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। अब ये मुख्य बात ये है कि इसमें यहाँ पर यानी इसको लघु हिमालय को किससे अलग करते हैं? यानी शिवालिक से अलग। शिवालिक वाला कौन सा है? उप हिमालय, उप हिमालय। और इसके बाद में यहां पर कौन सी श्रेणी है? यहां वाली, इसके ऊपर वाली कौन सी है? लघु हिमालय। और इसके ऊपर वाली कौन सी है? वृहद हिमालय। तो वृहद हिमालय के मध्य ये जो कौन सा है? इंडो सांगपो सच्चर जोन। और ये कौन सा है? ये दोनों अलग होते हैं इंडो सांगपो सच्चर जोन से, ठीक है। वृहद हिमालय यानी जो ये है ना, ये वाला वृहद हिमालय के ऊपर ये है, ऐसे बना हुआ है, ये ट्रांस हिमालय, ट्रांस। उसके बाद में कौन सा है? वृहद हिमालय। उसके बाद में कौन सा है? लघु हिमालय। उसके बाद में कौन सा है? शिवालिक हिमालय या उप हिमालय, उप हिमालय, ठीक है। और ये जो सच्चर जोन है इंडो सांगपो सच्चर जोन, ठीक है। और ये कौन सा है? ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोन, ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोन। ये वाला जो है ना लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये अपने पास कौन सा है? मेन बाउंड्री फॉल्ट है, ये मेन बाउंड्री फॉल्ट है। और ये मेन सेंट्रल, ये मेन सेंट्रल यानी अपने कह सकते हैं इसको मेन सेंट्रल फॉल्ट है, यानी मेन सेंट्रल मेन सेंट्रल फॉल्ट, ठीक है। ऊपर वाला कौन सा है? इंडो सांगपो सच्चर जोन, इंडो सांगपो सच्चर जोन। और इसके ऊपर भी है कौन सा है? ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय। तो ये 3 पार्ट बन गए इसके। कौन से वाले? एक तो ये वाला पार्ट बन गया, ठीक है, ये वाला जो खाई है यहाँ पर, ठीक है, ये जोन है यहाँ पर। और दोनों आपस में क्या हो रहा है? ये नहीं, ये आपस में दोनों की जो
पेड़ अपने कह सकते हैं इनकी श्रेणियों के, वो आपस में यहाँ पर मिल रहे हैं और इनके बीच में भी जगह है, इनके बीच में भी ये जगह है। ये जोन जो है ना, ये अपने किस नाम से जानते हैं? इंडो सांको 70 जोन से, ये मेन सेंट्रल फॉल्ट के रूप में, और ये कौन सी मेन बाउंड्री फॉल्ट के रूप में जाना जाता है। तो ये देखो यहाँ पर लघु हिमालय शिवालिक हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा क्या होता है? अलग होता है। इतनी बात आप याद रखोगे। देखो इतनी यहाँ पर ये ट्रांस हिमालय का भाग है, इतना ऊपर से ये जो भाग है ना, ये ट्रांस हिमालय का भाग है। ये ऊपर कौन सी है? काराकोरम। फिर कौन सी है? लद्दाख। उसके बाद में कौन सी है? जास्कर। उसके बाद में यहाँ देखो कैलाश श्रेणी है, यहाँ पर कौन सी है? कैलाश श्रेणी। उसके बाद में ये अलग होती है वृहत श्रेणी, ये कौन सी है? वृहत। उसके बाद में लघु। उसके बाद में उप हिमालय यानी शिवालिक हिमालय। ये पूरा हिमालय कंप्लीट, और यहाँ से लेकर के ये ऐसे भी मोड पड़ता है इसमें, ठीक है। यहाँ पर कौन सा है? कैलाश श्रेणी। यहाँ पर कौन सा है? नंगा पर्वत। यहाँ पर कौन सी है? K2। और यहाँ पर यानी यहाँ से स्टार्ट ये नंगा पर्वत, ये नंगा पर्वत यहाँ पर है देखो, क्योंकि ये वृद्ध हिमालय का भाग है। वृद्ध हिमालय का भाग नंगा पर्वत यहाँ से है, और इसके अंदर यहाँ अपने K2 वाला क्षेत्र या और ये वाला क्षेत्र जो है ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर नामचा बरुआ है, यहाँ पर क्या है? नामचा बरुआ। तो नामचा बरुआ तक ये फैला हुआ है। और उसके बाद अपने ये सिक्किम है यहाँ पर, और यहाँ पर ये कौन सी चोटी अपने पास है? कंचनजंगा। और ये है यहाँ पर K2। और उसके बाद में माउंट एवरेस्ट यहाँ पर पड़ती है, ठीक है। और नेपाल हिमालय के आसपास ये पड़ती है, नेपाल यानी नेपाल में पड़ती है, नेपाल हिमालय के, ये नेपाल हिमालय। और यहाँ पर ये बहुत सारी चोटियों का नाम अपने बात की थी। फिर चलते हैं आगे। फिर अपने ये देखो एक बार इसमें और देख लो आप, ये इंडिया का ये देखो मैप यहाँ तक है फैला हुआ, और यहाँ पर है नंगा पर्वत। देखो यहाँ पर नंगा पर्वत है, और यहीं से स्टार्ट हो रहा है महान हिमालय। महान हिमालय का रीजन यहीं से स्टार्ट हो रहा है। और उसके बाद में ऊपर वाले क्षेत्र जो है ये काराकोरम, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद में कौन सी श्रेणी आती है? इसके बाद में आती है लद्दाख श्रेणी, देखो 2 नंबर। इसके बाद लद्दाख श्रेणी। उसके बाद में कौन सी है? जास्कर श्रेणी। ये ट्रांस हिमालय का भाग है। किसका भाग है? ये ट्रांस हिमालय का भाग है। और ये प्रादेशिक नदियों के, ये जो है ना, ये हिमाचल हिमालय, या अपने कह सकते हैं इसको कुमायूं हिमालय, या अपने नेपाल हिमालय, या फिर असम हिमालय, इनको जो बांटा गया है इस नदियों के आधार पर, यानी प्रादेशिक मतलब इसमें विभाजन किया गया है। तो नदियों के आधार पर प्रादेशिक विभाजन किया गया है। तो ये नदियों के आधार पर है। कौन कौन सी नदी है यहाँ पर? ये सिंधु नदी है, और ये कौन सी? काली नदी है, और यहाँ पर जो तिस्ता नदी है, और नहीं यहाँ पर जो सिंधु नदी है, और यहाँ पर सतलज नदी है, यहाँ पर काली नदी है, और यहाँ पर तिस्ता नदी है, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी है। इनके हिसाब से भी आगे नदियों के माध्यम से यानी इन प्रदेशों को बांटा गया है। इन प्रदेशों को यानी सर सिडनी बराड ने इसको बांटा था, और इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे इसको। तो ये प्रदेशों यानी प्रदेशों को नदियों के आधार पर प्रादेशिक जो विवरण या दिया गया था, सर सिडनी बराड के द्वारा दिया गया था, सर सिडनी बराड के द्वारा। बराड के द्वारा ये नदियों के आधार पर इनको प्रादेशिक विभागों में बांटा गया था। फिर अपने बात करते हैं हिंदू कुश श्रेणी यहाँ पर आती है। हिंदू कुश पर्वत श्रेणी आती है यहाँ पर, और यहाँ पर सुलेमान श्रेणी आती है। यहाँ पर हिंदू कुश, यहाँ पर सुलेमान, और यहाँ पर कुन-लुन श्रेणी आती है। यहाँ पर ऐसे कुन-लुन है, और कुन-लुन और हिंदू कुश आपस में मिल जाती है कहाँ पर? पामीर की गांठ पर। कहाँ पर है? पामीर की गांठ जस्ट इसके ऊपर है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर ये बताया गया, ये कुछ दर्रे हैं, ये कुछ है इस हिमालय क्षेत्र में क्या है? दर्रे हैं। इनके नाम बात करें तो ये कौन सा दर्रा है? ये काराकोरम दर्रा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में लेह दर्रा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में जोजिला दर्रा है यहाँ पर, ये देखो जोजिला दर्रा है। उसके बाद में सिपकिला दर्रा है यहाँ पर, सिपकिला दर्रा है यहाँ पर हिमाचल के अंतर्गत। और मानानीति यानी दर्रा है यहाँ पर उत्तराखंड में, देखो मानानीति दर्रा है। और चुंबी घाटी दर्रा है यहाँ पर, चुंबी घाटी दर्रा है। और उसके बाद में अपने बात करें बुंगाल दर्रा है यहाँ पर, ये देखो 7 नंबर में यहाँ पर बुंगाल दर्रा है। और 8 नंबर में कंगरीकरण ये दर्रा है यहाँ पर भी। और उसके बाद में ये 9 नंबर में दिक दर्रा है। कौन सा दर्रा है? दिक दर्रा है यहाँ पर, दिक दर्रा है। और 10 नंबर पे यहाँ पर तज दर्रा है, ये देखो। और 11 नंबर पे यहाँ पर कौन सा दर्रा है? आन दर्रा है। कौन सा? आन। तो यहाँ पर देखो, ये देखो लद्दाख दर्रा यानी काराकोरम दर्रा। उसके बाद में कौन सा है? लेह दर्रा। उसके बाद में कौन सा है? उसके बाद में जोजिला दर्रा। उसके बाद में कौन सा है? अपने सिपकिला, मानानीति। उसके बाद में चुंबी घाटी। उसके बाद में कौन सा है? बुंगाल दर्रा। उसके बाद में कौन सा है? कंगरीकरण। उसके बाद में कौन सा है? दिक दर्रा। उसके बाद में तज दर्रा। उसके बाद में आन दर्रा है। तो ये सारे दर्रे इस तरीके से हिमालय में फैले हुए हैं। चलो चलते हैं आगे। आगे बात करते हैं उप हिमालय की।
किसकी बात करते हैं? उप हिमालय की। हिमालय की यह सबसे दक्षिण श्रेणी है, हिमालय की यह सबसे दक्षिणतम श्रेणी है, हिमालय की यह सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। ठीक है, तो दक्षिणतम श्रेणी के मतलब दक्षिण श्रेणी है, और इसका नाम है बाह्य हिमालय भी कहते हैं इसको, आंतरिक हिमालय, और उसके बाद में कौन सा हिमालय? बाह्य हिमालय। और इसका उपनाम यानी और नाम भी है इसका, कौन सा? शिवालिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और ये हिमालय की सभी श्रेणियों में ये नवीनतम, बिल्कुल सही बात है, ये नवीनतम ही है, क्योंकि सबसे पुरानी मानेंगे तो ऊपर वाली मान सकते हैं, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद वृद्ध हिमालय, फिर लघु हिमालय, ये सबसे नवीनतम हिमालय माना जाता है। ये पोतबार बेसिन से स्टार्ट हो रहा है, पश्चिम में ये कहां से स्टार्ट हो रही है? पोतबार बेसिन से स्टार्ट होकर के पूर्व में कोसी नदी तक जाता है, बिहार के यानी कोसी नदी तक जाता है, और पोतवार बेसिन से स्टार्ट होता है। पोतवार जो श्रेणी है पर्वतों की, यहाँ इस बेसिन से ये स्टार्ट होता है, इधर ये पश्चिम में, और यह श्रेणी यानी 10 से 50 किलोमीटर चौड़ी है। कितनी है ये? 10 से 50 किलोमीटर ही चौड़ी है, और इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 1000 मीटर ही है, 1000 मीटर ही है। और इस श्रेणी की यानी विभिन्न भागों में नाम दिए गए हैं। कौन कौन से नाम दिए गए हैं इनके बारे में बात करें तो जैसे मान लो कि गोरखपुर के निकट यानी इसको डूंडवा कहते हैं, गोरखपुर यानी अपने हैं गोरखपुर यानी उत्तराखंड के आसपास यानी उत्तर प्रदेश का कुछ भाग, ये इस क्षेत्र में अपने इसको नाम शिवालिक हिमालय का नाम क्या देते हैं? डूंडवा। और पूर्व में इसको क्या नाम देते हैं? पूर्व में इसका नाम है चूरिया मूरिया, चूरिया मूरिया। याद रखो ये नए वर्ड हैं, ऐसे यानी कहीं मिलते नहीं है, हर एक किताब में ये मिलते नहीं है, और एनसीईआरटी में ऐसा नाम दिया गया और ऐसा वर्ड दिया गया, तो ये पहली बार अचंभे वाली बात है कि यहाँ पर आपको अंदर से जो प्रश्न निकाल करके दिया है, और ये बहुत कम ही अपने पढ़ने को मिलता है। चूरिया मूरिया इसका नाम है, किसका? शिवालिक हिमालय का जो श्रेणी है उसका नाम है चूरिया मूरिया, और ये स्थानीय नाम है। यहाँ पर गोरखपुर में बात करें तो डूंडवा है, और ये चूरिया मूरिया है। शिवालिक श्रेणी से नदियां संकीर्ण घाटियां या गोर्ज बनाती है, संकीर्ण घाटियां बनाती है या फिर गोर्ज बनाती है। गोर्ज होता क्या है? जैसी नदी जा रही है, और नदी जब मोड़ पड़ता है नदी के अंदर, वैसे ही वो क्या करती है, इस नदी के अंदर यानी गहराई में गड्ढा खोद देती है, गहराई में गड्ढा खोद देती है, उसे अपने क्या बोलते हैं? गोर्ज बोल देते हैं। तो ऐसे में घाटियां बनेगी और या फिर गोर्ज बनेंगे। तो गोर्ज बनाती है जब मान लो कि उथली यानी ज्यादा गहराई वाली नहीं होती है तो अपने घाटी बोलेंगे, और जब ज्यादा गहरा हो जाएगा तो ये उसको गोर्ज नाम दे देंगे इसको। ठीक है, और भी ज्यादा गहरा हो जाएगा तो इसका और नाम भी है, कई नाम लेते हैं इसमें। यहाँ पर जहां अनेक जलोढ़ पंख पाए जाते हैं, जलोढ़ पंख यानी जैसे मान लो कि ये शिवालिक जो हिमालय, और उसमें यहाँ पर ये क्षेत्र फैला हुआ है, और यहाँ पर नदियां जो है वो अपना जल उड़ेल रही है, जल फैला रही है, तो यहाँ पर जलोढ़ पंख भी नजर आते हैं अपने को, और कुछ कंकड़ पत्थर या जलोढ़ पंख नजर आते हैं। ऐसे को अपने जलोढ़ पंख को अपने किस नाम से जानते हैं? जलोढ़ पंख को भाबर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर नदियां यानी कंकड़ पत्थर ला करके यहाँ पर जमा कर देती है, ऐसी यानी ये हिमालय यानी शिवालिक हिमालय के में देखने को मिलते हैं अपने को। ये उदाहरण जो है ना भाबर के उदाहरण है या फिर जलोढ़ पंखों के उदाहरण है, ये अपने को कहाँ पर मिलते हैं? ये नदियां जो लेके आती है, और ये नदियां आकर के यहाँ जलोढ़ पंखों यानी अपने साथ कंकड़ पत्थर जो लेके आती है, वो सारे शिवालिक हिमालय के बिल्कुल यानी उसके पैरों में जमा करती जाती है, और जमा करते ही वहां पर कंकड़ पत्थर जमा होते हैं, और वहां पर पानी है वो इसके कंकड़ पत्थरों के नीचे बहने लग जाता है, और पानी छिप जाता है यहाँ पर, और नजर नहीं आता है अपने को, और ऐसे लेते हैं यहाँ पर ऐसे लगता है यहाँ पर कोई नदियां है ही नहीं, और पानी इसके नीचे नीचे बह रहा है, पानी इसके नीचे नीचे बह रहा है। और ऐसे में जो इस आगे जाकर के ये पानी निकल जाता है बाहर, आगे जाकर के निकल जाता है, और पानी ये क्या हो जाता है? पूरे यानी क्षेत्र में विस्तृत अपने को नजर आता है। उसे अपने तराई क्षेत्र कहते हैं, उसे अपने क्या कहते हैं? दलदली क्षेत्र कहलाता है। ये दलदली अपने नजर आता है वहां पर ये, और ये तराई क्षेत्र बोलते हैं इसको, पानी वाले क्षेत्र को, जहां पर नदियां क्या होती है? दिखती है, सामने दिखती है नदियों का पानी, और यहाँ पर वनाच्छादित हो जाता है, काफी सारी वनस्पतियां उग जाती है यहाँ पर। और मध्यवर्ती भाग में हिमाचल और शिवालिक के बीच में नदियों की अगर मिट्टी यानी मध्यवर्ती भाग में हिमालय और शिवालिक के बीच नदियों की मिट्टी व बालू से निर्मित कुछ ऊंचे घाटी मैदान भी मिलते हैं। कहां पर बताइए? ये मध्यवर्ती भाग में हिमालय व शिवालिक के मध्य की बात हो रही है। यहाँ पर कुछ नदियों के द्वारा मिट्टी या फिर बालू से निर्मित कुछ ऊंचे घाटी मैदान भी है, और ऐसे में जिन्हें अपने क्या बोलते हैं? द्वार बोलते हैं। जैसे हरिद्वार, जैसे अपने क्या नाम दिया? हरिद्वार, तो इसे द्वार बोलते हैं, द्वार बोलते हैं। और पश्चिम में इसको दून कहते हैं, पश्चिम में इसको किस नाम से जानते हैं? दून कहते हैं। और दून जैसे मान लो कि देहरादून, जैसे मान लो देहरादून। पूर्व में इधर जाएंगे अपने तो इधर बोलेंगे अपने क्या बोलेंगे? द्वार बोलेंगे, और इधर जाएंगे थोड़ा सा तो इधर बोलेंगे अपने दून। क्या बोलेंगे इसको? दून। पश्चिम में क्या इसको? दून के नाम से जानते हैं। फिर बात आती है हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। आज इतनी क्लास पढ़ेंगे, ये हिमाचल प्रदेश है या फिर हिमाचल हिमालय, कुमायूं हिमालय, और उसके बाद नेपाल हिमालय। ये प्रदेश किसने बांटा था? सर सिडनी बराड़ ने बांटा था इसे प्रदेश नदियों के आधार पर। और असम हिमालय, ये इन सब चीजों की हिमालय का महत्व है। ये सब चीजें पढ़ करके आगे इसको पूरा करेंगे, और काफी सारी लंबी क्लास
ये 3-4 दिन का टॉपिक है और इसको धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। और इसने ये पढ़ लिया आपने, तो ये पढ़ लिया, इसका मतलब भूगोल सारी पढ़ लिया आपने, यानी भारत की भूगोल पढ़ ली। भारत की भूगोल कहाँ से स्टार्ट होती है? यानी हिमालय से स्टार्ट होती है। और 2-4 क्लासें लगाते हैं, हिमालय पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, उसके बाद में छोड़ देते हैं। तो अपने कहते हैं कि भारत की भूगोल तो बहुत बड़ी है। जब ये पूरा पढ़ लिया, इसके मतलब आगे कोई वनस्पति वगैरह, जनसंख्या वगैरह कुछ नहीं है, आगे सिर्फ आंकड़े याद करने होते हैं। और लगभग यानी भूगोल शब्द का नाम आता है, भूगोल का कंसेप्ट आता है, वो यही हिमालय में स्टार्ट होता है, हिमालय में ही जाकर के खत्म हो जाएगा। उसके बाद में मैदानी क्षेत्र, प्रायद्वीपीय, कुछ अपनी चोटियां और ये सब चीजें पढ़ करके उसको कंप्लीट कर देंगे। तो ये अपने जो टॉपिक है ये पूरा कर लिया। भौतिक स्वरूप पूरा कर लिया। तो भौतिक स्वरूप में पूरा कर लिए तो भूगोल पढ़ ली बस, पूरी इंडिया की भूगोल पढ़ ली बस, इतनी सी बात है। और बाकी तो आंकड़े हैं सारे। तो भूगोल पढ़ना है तो पहले यानी भौतिक प्रदेश को पढ़ लो और इसमें पूरा भूगोल आ जाएगा। और उसके बाद में फिर अपने राजस्थान की भूगोल पढ़नी है तो भौतिक स्वरूप को पढ़ लो राजस्थान के, बस भौतिक भूगोल या भौतिक स्वरूप पढ़ लो, पूरी भूगोल आ जाएगी। उसके बाद में सारे आंकड़े। तो ऐसे में यानी भूगोल पूरी होती है यहीं से। और ये 5-7-6 क्लासें जो है ना आराम से बड़े तरीके से लगा लो और आपको जिंदगी में कभी दोबारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार रजिस्टर मेंटेन कर लो, इसको दोबारा याद कर लो, बस पढ़ लो और इनमें से प्रश्नोत्तर कर लेंगे। और प्रश्नोत्तर करने के बाद में सारे प्रश्न यानी इसमें से अपने डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और आगे अपने इसमें जैसे हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे इसको। और आज की क्लास यानी आपको कितनी अच्छी लगी, कैसी लगी, कौन सा मैटर इसमें से छूटा है, कौन सा अतिरिक्त बताया है, इनके बारे में अगर आप कमेंट कर सकते हो तो करो। और उसके बाद में अपने नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।